Topic number 13.3, Basel I, the Basel Capital Accord. In the 1980s, post deregulation, इंडिया में डीरेगुलेशन कब हुआ सर? 1990 से स्टार्ट हुआ. Increased competition which raised the risk for banks. जब डीरेगुलेशन होना स्टार्ट हुआ तो प्राइवेट बैंक को भी लाइसेंस मिला, बाद में फॉरेन बैंक्स भी आना चालू हो गए. तो इस वजह से क्या हुआ, बैंक्स का मार्जिन कम होते गए और उस वजह से बैंक ने मार्जिन रखने के लिए रिस्की एसेट्स, मतलब जिसका रिस्क ज्यादा है वहां पे इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा रहेगा, उसे लेंड करना चालू कर दिया था. नेक्स्ट, द लैटिन अमेरिकन डेट क्राइसिस इन द अर्ली 1980s heightened the committee's concern that capital ratios of major international banks were deteriorating amid growing international risk. लैटिन अमेरिकन डेट क्राइसिस क्या है? जैसे कि सर अर्जेंटीना, मेक्सिको, ब्राजील, इन कंट्री ने इंटरनेशनल बैंक से बहुत सारा पैसा उठाया था. तो वो सभी रेट्स जो थे वो फिक्स नहीं थे, ठीक है, फ्लोटिंग रेट थे. तो सडनली इन्फ्लेशन बढ़ गया और इंटरेस्ट रेट बढ़ गया यूएसए में. जैसे इस यूएसए में इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो ये डेट सर्व करना इन कंट्रीज के लिए दिक्कत देने लगा. इस वजह से लैटिन अमेरिकन डेट क्राइसिस आया और उस टाइम पे मेजर बैंक्स के पास कैपिटल नहीं था. जैसे कि 2008 में जो अपना लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ था, वो भी सेम वैसे ही है सर. दिस क्रिएटेड नीड टू लिंक बैंकिंग रिस्क विथ बैंक्स कैपिटल. इस वजह से बैंक का जो रिस्क है, बैंक जो रिस्क ले रहा है उसको बैंक के कैपिटल से लिंक किया जाए. कहां पे सर? बैंक के कैपिटल की. इसलिए इन 1988 द बेसल कमिटी पब्लिश्ड अ सेट ऑफ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर बैंक्स. एटलीस्ट इतना तो कैपिटल आपके पास होना चाहिए और इसी को कहते हैं सर 1988 बेसल अकॉर्ड, यानी कि बेसल वन. 1988 में बेसल कमेटी ने पब्लिश किया कि बैंक के पास मिनिमम कैपिटल इतना होना चाहिए. देन these were enforced by law in G10 कंट्रीज ने तो इसको लॉ बना दिया 1992 में G10 कंट्रीज में. बट जापानीज बैंक्स वेयर गिवन एन एक्सटेंडेड ट्रांजिशन पीरियड, मतलब वो बाद में लगाएंगे रूल को. The 1988 Basel Accord sought to establish a framework for minimum capital requirement linked to credit exposure. जो आपका क्रेडिट दे रहे हो, क्रेडिट एक्सपोजर, जो आप लोन दे रहे हो, उसको ये मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को लिंक किया गया. क्रेडिट एक्सपोजर लिंक टू मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट. Considering varying accounting practices worldwide, it defined capital for capital adequacy purposes. हर जगह का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग अलग है. तो उस टाइम पे बेसल ने कैपिटल एडिक्वेसी पर्पस को डिफाइन किया और उसमें क्या कहा कि इट कॉल्ड फॉर मिनिमम रेशियो ऑफ कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट टू 8%. आपका जो मिनिमम रेशियो है कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट, वो 8% होना चाहिए बाय द एंड ऑफ 1992. आप जो क्रेडिट दे रहे हो, क्रेडिट एक्सपोजर, उसका जो रिस्क असेट्स है उसको आपको कैपिटल मिनिमम 8% रखना पड़ेगा साइड में. रिस्क वेटेड असेट्स क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए मैं एक छोटा अलग सा वीडियो बनाऊंगा, आप उसको रेफर कर सकते हैं. This framework was
adopted not only in member countries but also in virtually all countries with active international banks. तो ये जो है बेसल वन नियर अबाउट सभी कंट्रीज में जहां जहां पे इंटरनेशनल बैंक एक्टिव उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. In India, the present minimum ratio prescribed by RBI is 9%. ठीक है. ग्लोबल स्टैंडर्ड कितना है सर? 8% है मिनिमम कैपिटल. बट आरबीआई ने फॉर सेफर साइड इसको 9% कर दिया, एक्सक्लूडिंग कैपिटल कंजर्वेशन बफर. सर कैपिटल कंजर्वेशन बफर जो क्या है, ये हम बेसल 3 के बाद डिस्कस करने वाले डिटेल में. बैंक असेट क्लासिफिकेशन. बैंक का जो असेट है उसको कैसे क्लासिफाई किया गया है? असेट्स वेयर ग्रुप इनटू 5 buckets बेस्ड ऑन क्रेडिट रिस्क. आपका जो बैंक का असेट्स है, जो लोन पोर्टफोलियो है, उसको 5 बकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है बेस्ड ऑन उसका रिस्क कितना है. और कैरिंग रिस्क वेट्स ऑफ 0%, 10%, 20%, 50% एंड 100% डिपेंडिंग ऑन रेटिंग और रिस्क. क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन. क्लासिफिकेशन किस पे किया गया सर? काउंटर पार्टी कौन है? स्टोरिन है, बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है या अदर्स है. कोलेटरल है या नहीं, उसका मैच्योरिटी कितना है, इस अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया. एग्जाम्पल सर, गवर्नमेंट डेट को 0% दिया है रिस्क वेट, बैंक को बैंक डेट को 20%, अदर डेट को 100%. ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स like performance guarantees, letter of credit were included in the calculation of risk-weighted assets using a variable credit conversion factor. जो आपके ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर भी है उसे भी रिस्क वेटेड एसेट्स में इंक्लूड किया गया है. बट कुछ उसको क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर रहता है, एक फैक्टर रहता है, उसको मल्टीप्लाई करके आप फाइनल फिगर पे आएंगे. बैंक्स वेयर रिक्वायर्ड टू होल्ड capital equal to 8% of the risk-weighted value of assets. रिस्क वेटेड असेट के वैल्यू के आपको 8% कैपिटल रखना है. सर ये रिस्क वेटेड असेट क्या रहता है सर? ठीक है, सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट को लोन दे दिया. कितना दे दिया सर? 100 करोड़. सर इसका ये क्या है सर? अपना रिस्क क्या है सर? 0%. तो इसके लिए जो आपको कैपिटल रखना पड़ेगा साइड में वो 0. नेक्स्ट सर, बैंक को दे दिया, मैं यहीं से इसको ले लेता हूँ. नेक्स्ट सर, बैंक को भी 100 करोड़ दे दिया. ठीक है, इसका कितना रिस्क है सर? 20. अब इसके लिए आपको रखना पड़ेगा सर 20 करोड़ साइड में. अदर डेट कितना है सर? लोन दिया है 100 करोड़. रिस्क कितना है सर? 100%. तो आपको 100% है, तो आपको इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल साइड में रखना पड़ेगा. तो आपके टोटल रिस्क वेट असेट्स कितना आ गया सर? 120 करोड़. ठीक है सर, इतना कैपिटल आपका, इतना रिस्क वेटेड वैल्यू है सर. कितना है सर? इतना रिस्क वेटेड वैल्यू है. इसके ऊपर आपको कैपिटल रखना है असाइड में. डेफिनेशन ऑफ कैपिटल. टीयर 1 कैपिटल क्या है? कोर कैपिटल. कोर कैपिटल क्या रहता है सर कंपनी का? इक्विटी एंड डिस्क्लोज रिजर्व्स. टीयर 2 सप्लीमेंट्री कैपिटल में क्या आएगा सर? अनडिस्क्लोज रिजर्व्स, असेट रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, पार्ट ऑफ टीयर 1 इन इंडिया. असेट रिवैल्यूएशन रिजर्व जो इंडिया में पार्ट 1 में आता है. जनरल प्रोविजंस एंड लोन लॉस रिजर्व्स, हाइब्रिड डेट इक्विटी एंड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट.
The 1988 BIS Accord was the first attempt to set international risk-based standards for capital adequacy. बेसल वन जो है ये पहला अटेम्प्ट था किसका सर? रिस्क बेस्ड स्टैंडर्ड्स फॉर कैपिटल एडिक्वेसी. Although criticizes as too simple and somewhat arbitrary, it laid down the foundation for subsequent Basel prescriptions. Signed by all the 12 members of the Basel Committee, BCBS, it significantly increases the resources bank devote to measuring, understanding, and measuring the risk. The Koch ratio Basel I Accord 1988. Basel I Accord 1988 addressed the requirement. क्या address किया है? Requirement of standardization in terms of capital adequacy. Capital adequacy को standard format में लाया Basel I ने. And क्या prescribe the benchmark of 8% of CRAR for international banks. आपको 8% CRAR रखना है. Thus, relationship of risk-weighted assets to capital was put in place. ठीक है, जो आपका जो लोन है उसको एक रिस्क असाइन किया गया, रिस्क वेट दिया गया और उसी को कैपिटल के साथ रिलेशन बनाया गया. सर इसमें क्या किया? रिस्क अलॉट किया गया, उसका रिलेशन कैपिटल के साथ बनाया गया. इन इंडिया बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन मिनिमम 9% CRAR. फॉर्मूला क्या है सर? कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स. ठीक है सर, कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट. अपने एग्जांपल में क्या था सर? रिस्क वेटेड एसेट इंडिया में कितना रखना है सर? 9%. परसेंट मतलब 100 इज इक्वल्स टू कैपिटल. हमारे एग्जांपल में क्या था सर? 120 करोड़. तो इतना कैपिटल आएगा 10.80. ठीक है सर. इन calculating Cook ratio, both on balance sheet and off balance sheet items are considered. आपका ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर जो भी है उसको भी कंसीडर किया गया है. दे आर यूज टू कैलकुलेट बैंक्स टोटल रिस्क वेटेड असेट्स. ऑफ बैलेंस शीट और ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर जो है उसके हिसाब से उसको इंक्लूड करके रिस्क वेटेड असेट असाइन किया गया और कैलकुलेट किया है बैंक. This ratio is a measure of the bank's total credit exposure. आपका बैंक का जो टोटल क्रेडिट एक्सपोजर है उसको मेजर करता है. And provides an indication of capital available to each unit of risk assets. Example, कैपिटल है 900 करोड़, रिस्क वेटेड असेट्स है 10,000 करोड़, तो आपको CRAR 9% होना चाहिए. Means India is required. Learning session 13.4 1996 amendment to include market risk. 1996 में एक अमेंडमेंट हुआ सर. जो आपका 1988 में बेसल वन अकॉर्ड आया था उसमें अमेंडमेंट करके मार्केट रिस्क को इंक्लूड कर दिया. In 1996 BCBS published an amendment to the 1988 Basel Accord to provide an explicit capital cushion for the price risk to which banks are exposed to, particularly those arising from their trading activities. This amendment was brought into effect of 1998. फर्स्ट क्रेडिट रिस्क पे था सर, बट बाद में उन्हें लगा कि मार्केट रिस्क भी इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि बैंक का जो ट्रेडिंग बुक रहता है उसमें ज्यादा मार्केट रिस्क रहता है, क्रेडिट रिस्क नहीं रहता है. ठीक है. अब देखिए, आपका कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बैंक गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ट्रेड करता है, बाय करता है, सेल करता है. जब बाय सेल करता है बिफोर मैच्योरिटी,
जब भी आप मैच्योरिटी से पहले बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड बाय या सेल करते हो, वो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव रहते हैं। मतलब जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा उस पर इफेक्ट होता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड का वैल्यू गिरेगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बॉन्ड का वैल्यू बढ़ेगा। तो ये क्या है सर, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है, इस पे इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। इसके लिए भी कुछ कैपिटल असाइड रखना पड़ता है। बैंक के तीन बुक्स है, बैंकिंग बुक, ट्रेडिंग बुक एंड ऑफ बैलेंस शीट वाला तीन बुक होता है। हमने फर्स्ट रिस्क मैनेजमेंट के फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में हमने देखा है ये। तो ट्रेडिंग बुक पे मार्केट रिस्क ज्यादा अफेक्ट करता है, तो इसलिए भी कैपिटल असाइड रखना होता है। साइलेंट फीचर्स ऑफ द अमेंडमेंट, क्या फीचर्स है सर? allows banks to use proprietary in-house models for measuring market risk। क्या कर दिया गया सर इसमें कि बैंक को फ्री हैंड, बैंक को अलाउ कर दिया कि आप खुद का बैंक्स ओन प्रोप्राइटरी इन हाउस मॉडल, मतलब सर बैंक का ओन रिस्क मेजरिंग, बैंक का खुद का रिस्क मेजरिंग मॉडल यूज कर सकते हो आप, rather than regulator। allows banks to use proprietary in-house models for measuring market risk। मार्केट रिस्क मेजर करने के लिए बैंक का खुद का रिस्क मेजरिंग मॉडल यूज कर सकते हैं। बैंक्स यूजिंग प्रोप्राइटरी मॉडल्स, बैंक खुद का जो मॉडल यूज करता है, मस्ट कंप्यूट वॉर वैल्यू एट रिस्क अ डेली using 99 percentile one-tailed confidence interval with time horizon of 10 trading days using a historical observation period of at least 1 year। ठीक है। वॉर क्या रहता है सर, वॉर क्या बताता है आपका सिंगल डे में कितना लॉस हो सकता है। वॉर वैल्यू क्या रहता है, सिंगल डे loss due to change in market price, single day loss in change in market price। ठीक है सर, तो आप कितना एक दिन में लूज कर सकते हो, ये डेली करना है सर। और कॉन्फिडेंस लेवल कितना चाहिए सर, 99% कॉन्फिडेंस लेवल। 99% कॉन्फिडेंस लेवल मतलब क्या है, सपोज आपका वार है 5 करोड़, क्या है सर, वार है 5 करोड़, तो इसका मीनिंग क्या होगा सर, इन 99% चांसेस है कि आपका लॉस विद इन वॉर रहेगा। ठीक है, मतलब इन एनी सिंगल डे आपका 99% चांसेस रहेगा कि आपका लॉस 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा, बट 1% चांस है कि आपका लॉस 5% से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए वॉर क्या होता है, परसेंटाइल कॉन्फिडेंस लेवल। वॉर मतलब आप सिंगल डे में कितना लॉस कर सकते हो। और 99% कॉन्फिडेंस, 99 भी रहता है, 92 रहता है, 94 भी रहता है सर। 99 परसेंटाइल कॉन्फिडेंस लेवल मतलब सर आप सिंगल डे में इससे ज्यादा 99% 5 करोड़ से ज्यादा आप लॉस नहीं करोगे, बट वन डे आप 5 करोड़ से ज्यादा भी लॉस कर सकते हो विथ टाइम हॉरिजॉन 10 ट्रेडिंग डेज। मतलब यहाँ क्या हो रहा है सर, आउट ऑफ 10 ट्रेडिंग डेज में आप 99% जो चांसेस है आपके लॉसेस 5 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगा, बट 1% चांस है 5 करोड़ से ज्यादा भी जा सकता है। यूजिंग अ हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर, 1 ईयर का आपको हिस्टोरिकल पीरियड लेना है सर। द कैपिटल चार्ज for bank that uses proprietary model will be higher of
इन दोनों में से जो हाई रहेगा वो लगेगा सर। प्रीवियस डेज वॉर, कल के डे का जो वॉर है वो ज्यादा होगा, एंड 3 times the average of the daily war of the preceding 60 business days। आपको 60 बिजनेस डेज का एवरेज निकालना है वॉर का, और जो एवरेज आया है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये आपका कैपिटल चार्ज रहेगा। यूज ऑफ बैक टेस्टिंग, एक्सपोज कंपैरिजन बिटवीन model results and actual performance, also called model validation, to arrive at the plus factor that is added to the multiplication factor of 3। अब बैंक खुद का मॉडल यूज कर रहा है, तो खुद का मॉडल यूज कर रहा है तो रेगुलेटर उसे देखेगा कि वही ये सही कर रहा है क्या नहीं, उसका कैलकुलेशन ठीक है क्या नहीं। इसके लिए रेगुलेटर क्या यूज करता है सर? बैक टेस्टिंग। रेगुलेटर क्या यूज करता है? बैक टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, आपका जो मॉडल रिजल्ट है, मॉडल रिजल्ट मॉडल रिजल्ट को कंपेयर किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस से। मॉडल रिजल्ट जो बैंक का खुद का मॉडल है उसको कंपेयर किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को, इसी को कहते हैं मॉडल वैलिडेशन। ठीक है, अब मॉडल, आपका जो मॉडल रिजल्ट्स एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस में मॉडल रिजल्ट का अच्छा परफॉर्मेंस आया। ठीक है, मॉडल रिजल्ट एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हो रहा है उसमें मॉडल रिजल्ट अच्छा निकला, तो अब एज इट इज जो हम ऊपर तीन तीन से मल्टीप्लाई कर रहे थे वो आप यूज कर सकते हैं। बट जब रेगुलेटर को पता चला कि भाई ये जो मॉडल रिजल्ट है ये खराब है कंपेयर टू एक्चुअल परफॉर्मेंस, तब क्या करेगा रेगुलेटर? प्लस फैक्टर देगा। उसमें प्लस फैक्टर के हिसाब से देखेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। मॉडल रिजल्ट है सर, आपका मॉडल रिजल्ट क्या है सर? 3। नहीं, आपका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या है सर? 3। ठीक है, प्लस फैक्टर फ्रॉम, और इसमें बैक टेस्टिंग से फैक्टर आया सर 0.5, तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये वर्स्ट निकला तो allows banks to issue short-term subordinate debt subject to lock-in clause, tier 3 capital to meet part of their market risk। अब सर क्या हुआ, सडनली ये आया मार्केट रिस्क इंक्लूड कर दिया गया, तो इस केस में बैंक को अलाउ कर दिया गया कि आप टीयर 3 कैपिटल इश्यू कर सकते हैं फॉर टू मीट पार्ट ऑफ योर मार्केट रिस्क। ठीक है, alternate standardized approach using the building block approach where general market risk and specific security risk are calculated separately and added up। ये अल्टरनेट स्टैंडर्डाइज अप्रोच जो है सर, सपोज बैंक का कोई खुद का ओन मॉडल यूज नहीं कर रहा है तो वो अल्टरनेट स्टैंडर्डाइज अप्रोच यूज कर सकता है। उसमें क्या है सर, जनरल मार्केट रिस्क क्या होता है? जनरल मार्केट रिस्क क्या होता है? रिस्क जो है, रिस्क जो है ओवरऑल चेंज इन मार्केट प्राइसेस। क्या है सर? रिस्क ड्यू टू ओवरऑल चेंज इन रिस्क ड्यू टू ओवरऑल चेंज इन मार्केट प्राइसेस। उसमें सभी आएगा सर आपका। मार्केट प्राइसेस मतलब इंटरेस्ट रेट रिस्क, बाद में आपका करेंसी रिस्क, इक्विटी प्राइसेस, ये आएगा। और सर स्पेसिफिक रिस्क क्या होता है सर? स्पेसिफिक रिस्क होता है सर आपका सिक्योरिटी स्पेसिफिक, सिक्योरिटी असेट रिलेटेड रिस्क, लाइक इक्विटी। इक्विटी रिस्क क्या है सर?
इक्विटी नीचे गया तो ये होगा स्पेसिफिक रिस्क। ये दोनों को कंबाइन करके ऐड किया जाता है इसमें अल्टरनेट स्टैंडर्डाइज अप्रोच। Banks must segregate trading book and mark to market all portfolio position in the trading book। बैंक इसमें क्या करता है सर, आपका जो ट्रेडिंग बुक है एंड मार्क टू मार्केट इसको सेपरेट मेंटेन करता है, क्योंकि आपका जो वैल्यूएशन जो होता है वो मार्क टू मार्केट पे होता है। ठीक है, applicable to both trading activities of banks and non-banking securities firm। ये जो ऊपर वाला है सिक्योरिटीज ट्रेडिंग बुक एंड मार्क टू मार्केट, ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग सिक्योरिटीज ऑफ फर्म्स जो ट्रेड करता है इनके लिए एप्लीकेबल है। अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम banks were allowed to use internal models like value at risk models as a basis for measuring their market risk capital requirements subject to strict quantitative and qualitative standard। जो हमने ऊपर आज डिस्कस किए वो खुद का जो मॉडल है वो यूज करने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ता है। Much of the preparatory work of the market risk package was undertaken jointly with securities regulators। 1988 to 1996 called the Basel I regime। ये जो दो रिस्क थे स्टार्टिंग में, क्रेडिट रिस्क एंड मार्केट रिस्क, इसको मिला के बेसल वन regime बोला गया है, विच रिकॉग्नाइज क्रेडिट रिस्क एंड मार्केट रिस्क। तो इस बेसल वन regime ने रिकॉग्नाइज किया सर क्रेडिट रिस्क एंड मार्केट रिस्क। Does BCBS have powers to enforce? The committee does not possess any formal supranational supervisory authority, and its conclusion do not and were never intended to have legal force। जो भी बीसीबीएस के पावर्स है उसको लीगल फोर्स नहीं, जैसे आरबीआई का है बैंक पेनल्टी लगा सकता है, लीगली ये कर सकता है, बट बीसीबीएस को नहीं है। बीसीबीएस क्या करता है सर, रादर इट formulates broad supervisory standards and guidelines and recommended statements of best practice। स्टेटमेंट देगा, गाइडलाइंस देगा, सुपरवाइजरी स्टैंडर्ड्स देगा फॉर बेस्ट प्रैक्टिस, expecting individual authorities to take steps to implement them through detailed arrangement, statutory or others suited to their own national systems। In this way, the committee encourages convergence towards common approach and common standards without attempting detailed harmonization of member countries and supervisory techniques। One important objective of the committee work has been to close gaps in international supervisory coverage and pursuit of two basic principles। कौन सा है सर? No foreign bank establishment should escape supervision। Supervision should be adequate। ओके सर,